नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र विकल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल प्रतिष्ठानम में। तो देखिए, ये जो चैनल है ये पूर्णतया यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, पेट, टेट, सुपर टेट, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए यह चैनल पूर्णतया आपके लिए समर्पित किया गया है। देखिए, बहुत सारे मेरे मित्र, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे साथी ये कह रहे थे कि सर, ज्वलंत मुद्दा इस समय है राजस्व लेखपाल का, और चूंकि समय हमारे पास बहुत कम बचे हैं, आप लोग जानते हैं कि 24 जुलाई को, आगामी 24 जुलाई को आपका पेपर है राजस्व लेखपाल का, और उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो हमारे पास टारगेटेड 20-22 दिन बचे हैं। तो हमारी रणनीति इस 20-22 दिन में क्या होगी, उस पर हम लोग देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने कहा कि बहुत सारे लोगों को समस्या आ रही थी, जो ग्रामीण विकास का जो सेगमेंट है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर इसमें समस्या आ रही है, इस पे क्लासेस पहले शुरू की जाए। तो हम लोगों ने भी तय किया कि राजस्व लेखपाल की सबसे पहले क्लास शुरू की जाएगी और उसके तहत ग्रामीण विकास ये सेगमेंट सबसे पहले पढ़ाया जाएगा, और करंट अफेयर्स, इसके साथ ही साथ जो मैथ होगा, हिंदी होगा, जीएस होगा, जो भी कड़ियां आपको कहीं से भी समस्या कहीं भी नजर आएगी तो आप बेशक बताएंगे और उस पर आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आपका चयन सुनिश्चित कराना। तो आइए इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो हमारी पहली क्लास है वो ग्रामीण विकास की होगी। ग्रामीण विकास से हम लोग यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने के पहले हमको पता होना चाहिए उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रामीण विकास, ग्रामीण समाज एवं विकास का पाठ्यक्रम क्या है, और देखिए उसी पाठ्यक्रम के हिसाब से हम लोगों को अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली कड़ी जो इसमें है ये है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। क्या है भाई? ग्राम विकास भारतीय संदर्भ। ठीक है, तो यहां से देखिए सबसे पहला जो हमारा अध्याय है वो है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। तो कहने का मतलब यह है कि इस ओवरऑल पूरे चैप्टर हम लोग देखेंगे कि भारतीय संदर्भ में ग्रामीण विकास की अवधारणाएं क्या क्या हैं, कैसी कैसी परिस्थितियों में ग्राम विकास हुआ है। दूसरा जो चैप्टर है वो है ग्रामीण विकास योजना एवं प्रबंधन। अब देखिए दूसरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे योजना और प्रबंधन के बारे में। वे सारी योजनाएं और उनका मैनेजमेंट जो ग्रामीण विकास से संबंधित है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे ग्राम विकास कार्यक्रम। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि गांव के विकास करने के संदर्भ में कौन कौन से कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए गए। फिर हम लोग देखेंगे यहां पर देखिए ग्राम विकास शोध प्रणाली। ये देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर ये सबसे मतलब यहां सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो हमने कहा चलिए भाई इसको भी देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो जो सिलेबस में अगला चैप्टर जो हमारा है ये है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं। इसको हम लोग देखेंगे, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, ये हम लोग देखेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। फिर अगला चैप्टर हमारा है ग्रामीण सामाजिक विकास। फिर अगला चैप्टर है ग्राम विकास एवं भूमि सुधार। फिर है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। बहुत सारे लोगों को इसमें मैंने बताया भी होगा। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्र व राज्य सरकार की ग्रामीण योजनाएं। ठीक है, तो देखिए यार इतना सिलेबस हमारा ग्रामीण समाज एवं विकास का जो ये इतने अध्याय हमको पढ़ने हैं। अब देखिए इसमें एक चीज जो आपको नहीं दिख रही है, आप लोग भी परेशान होंगे शायद, यूपी के लिए उत्तर प्रदेश विशेष। तो नो डाउट भले ही हमारे सिलेबस में उत्तर प्रदेश विशेष नहीं दिया है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि हमको उत्तर प्रदेश विशेष नहीं पढ़ना है। हमको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में उत्तर प्रदेश विशेष तो आएगा ही आएगा। राजस्व लेखपाल का जो सामान्य अध्ययन का पेपर है वहां भी उत्तर प्रदेश की छाप आप देखेंगे ही देखेंगे। साथ में ग्रामीण विकास वाले सेगमेंट में भी यूपी स्पेशल मुझे लगता है कि जरूर पूछा जाएगा। तो हम लोग देखिए इन सारे चैप्टर्स को पढ़ने के बाद
यूपी स्पेशल भी जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है भाई, चलिए अब आगे चलते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में इस चैप्टर पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं ग्रामीण समाज की। ग्रामीण समाज की बात करें तो एक छोटा समाज, यहां पर देखें, एक छोटा समाज जहां कुछ 100 आवासीय इकाइयां, तो लगभग 100 आवासीय इकाइयां जहां पर हों उसे ग्रामीण समाज कहते हैं। अब 100 का मतलब यह है कि 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 होता है, लगभग 100 आवासीय इकाइयां जहां शामिल हों उसे ग्रामीण समाज कहते हैं। अगर देखिए हम लोग वैदिक काल की बात करें तो आप जानते हैं सबसे छोटी इकाई जो समाज की होती थी वो होती थी कुल, को पता होगा। कुल के बाद उससे जो बड़ी इकाई होती थी वो होती थी ग्राम, फिर होता था विश्व, फिर होता था जन, और फिर होता था जनपद। फिलहाल बताने का यहां मतलब यह है, ये तो मैंने वैदिक काल की थोड़ी सी बात कर दी, समझाने का मतलब यह है कि कुल मतलब आप समझते हैं कई सारे परिवारों को कुल की संज्ञा दी जाती है, तो कई सारे परिवार मतलब उनका एक समाज जब इकट्ठा होता है एक जगह, तो लगभग एक कॉलोनी टाइप, जहां छोटी सी मतलब उनका एक समूह जहां इकट्ठा हो जाता है, उसी को ग्राम की संज्ञा दे देते हैं, और यही कहलाता है ग्रामीण समाज। ठीक है भाई, तो ये सामान्य सी परिभाषा रही, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली बात करें तो ये है जनजाति समाज। अब देखिए हम बात करते हैं जनजाति समाज। बात करें जनजाति समाज की तो आप जानते हैं कि ग्रामीण समाज से ये काफी छोटा समाज होता है। तो आप जानते हैं कि जनजातियों का जो सामाजिक संरचना है, उनका जो कल्चर है, उनको सहेजने के लिए भारत सरकार ने जनजातियों को कुछ अलग से विशेष वर्ग आरक्षित कर रखे हैं, विशेष स्थान उनके लिए आरक्षित कर रखे हैं। तो जनजाति समाज जो होता है ये ग्रामीण समाज से प्रायः छोटा होता है, ये बात हमको पता है। तो ये जनजाति समाज के बारे में बात हुई। आगे चलते हैं तो अब हम लोग बात करते हैं सीमावर्ती गांव। अब देखिए हिंदी में मैंने लिख दिया है सीमावर्ती गांव, लेकिन ये एक बात याद रखेंगे कि इसी को हम लोग कहते हैं फ्रिंज गांव। क्या कहते हैं भाई? फ्रिंज गांव। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि सीमावर्ती गांव को फ्रिंज गांव कहा जाता है। फ्रिंज गांव, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मे बी पेपर में जैसे सीमावर्ती गांव न करके दे, ऐसे आपसे पूछ ले कि फ्रिंज गांव क्या होता है, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हालांकि इसकी डिफिनेशन बहुत आसान है, लेकिन हमको यहाँ टर्म समझना है कि उसका मतलब क्या है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई विकसित शहर है, ये मान लीजिए कोई हमने बात कर ली दिल्ली की, ठीक है, तो ये कोई विकसित शहर है। तो विकसित शहर के एकदम देखिए सीमा पर, इसके क्षेत्र में जो गांव होंगे, यहाँ बहुत सारे गांव होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इन गांवों को, ऐसे गांव जो किसी बड़े शहर के चारों तरफ बसे हैं, किसी कोई बड़ा एक शहर है उसके चारों तरफ जो छोटे छोटे गांव होते हैं, उसी को हम लोग सीमावर्ती गांव कहते हैं। और याद रखिएगा इसको फ्रिंज गांव कहा जाता है। तो सीमावर्ती हिंदी शब्द है, लेकिन आप उसको ध्यान रखेंगे कि सीमावर्ती गांव को फ्रिंज गांव कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। तो देखिए एक टर्म है वृहद परंपरा। तो वृहद परंपरा से आप क्या समझते हैं? तो साक्षर शहरी वर्ग की परंपरा वृहद परंपरा कहलाती है, सामान्य सी बात है। तो देखिए यहां पर टर्म हमको समझने, जैसे आपसे पूछ लेगा कि वृहद परंपरा क्या है, तो वृहद परंपरा आपको पता होना चाहिए कि जो शहरी वर्ग की परंपरा है, और शहरी वर्ग में भी खासतौर से साक्षर शहरी वर्ग की जो भी परंपरा है उसको वृहद परंपरा कहते हैं। आपसे सामान्य सा एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि वृहद परंपरा से आप क्या समझते हैं, इस तरह से। तो हमको ये पता होना चाहिए वृहद परंपरा का मतलब ये हुआ कि जो साक्षर शहरी वर्ग की जो परंपरा है वो वृहद परंपरा के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघु परंपरा की बात करें तो देखिए आप समझ ही गए होंगे लघु परंपरा क्या है। अब जैसे वृहद परंपरा की हमने बात की तो हम ये समझे कि भाई जो साक्षर शहरी वर्ग की परंपरा है ये वृहद परंपरा है। तो जब लघु परंपरा की बात करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि जो निरक्षर वर्ग की परंपरा है
वो लघु परंपरा के अंतर्गत आती है। इसका मतलब हमने ये समझा कि वृहद परंपरा मतलब साक्षर शहरी वर्ग की परंपरा, लघु परंपरा मतलब निरक्षर वर्ग की परंपरा। याद रखिए, निरक्षर वर्ग की परंपरा का मतलब ये हुआ, निरक्षर वर्ग वो कहीं का भी हो, चाहे ग्रामीण समाज का हो चाहे शहरी समाज का हो, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे, वो सब लघु परंपरा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एक टर्म अगला समझते हैं, सार्वभौमिकता। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सार्वभौमिकता क्या है, तो चलिए सार्वभौमिकता को देख लेते हैं। लघु परंपरा के लोग वृहद परंपरा में शामिल हो जाएं, एक मिनट, हाँ ये देखिए, लघु परंपरा के लोग वृहद परंपरा में अगर शामिल हो जाएं तो यह सार्वभौमिकता कहलाती है। अब इसका मतलब यह हुआ, इस टर्म को समझिए, लघु परंपरा के लोग मतलब निरक्षर लोग, ऐसे समझिए, जब निरक्षर वर्ग जो है वो साक्षर वर्ग की श्रेणी में शामिल होने लगे, मतलब लोग ग्रामीण परिवेश से, जो ग्रामीण निरक्षरता का परिवेश है उससे बाहर निकलकर उस डोमेन से निकल जाएं और उस डोमेन से निकलकर साक्षर शहरी वर्ग की परंपरा में शामिल होने लगे। कौन सी परंपरा में? साक्षर शहरी वर्ग की परंपरा में शामिल होने लगे, इसे कहा जाता है सार्वभौमिकता। देखिए यार, पहले अध्याय में बहुत कुछ है नहीं, लेकिन हाँ मैं ये बात आपसे कहना चाहूंगा कि टर्म जरूर है। अगर आप टर्म पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा ये चैप्टर, और आसान है, पूरा ग्रामीण परिवेश ही बहुत आसान है, लेकिन हमको सिलेबस से पढ़ना है, पाठ्यक्रम से ही हमको पढ़ना है, क्योंकि आधे से ज्यादा आपको लगेगा कि इसमें आप पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि आपने जो भी पढ़ा वो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा था ही नहीं, इसलिए पाठ्यक्रम से ही जरूर पढ़ें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म है मेरे भाई संकीर्णता। एक टर्म समझते हैं संकीर्णता को। अब देखिए, सार्वभौमिकता हमने समझा, अब उसी का जस्ट उल्टा संकीर्णता। यहां देखिए, संकीर्णता की बात करें तो वृहद परंपरा के लोग जब लघु परंपरा में शामिल हो जाएं तो यह संकीर्णता के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मतलब जो शहरी वर्ग है वो जब पलायन कर जाए, कहां पर? ग्रामीण क्षेत्र में, ये कौन सा है? शहरी साक्षर वर्ग, ये मूव कर दिया जाए, मूव हो जाए कहां पर? निरक्षर वर्ग में। और कौन सा निरक्षर? ये ग्रामीण परिवेश का भी हो सकता है और शहरी परिवेश का भी हो सकता है। मतलब जब कोई एक वर्ग साक्षरता से ये निरक्षरता की ओर पलायन किया जाए तो ये संकीर्णता के अंतर्गत आएगा, और अगर निरक्षरता से साक्षरता की ओर अगर मूवमेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा? सार्वभौमिकता कहलाएगा। क्लियर है भाई? आशा करता हूं कि आपने ये चीजें समझ ली होंगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलिए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला जो सेगमेंट है, जो अगली हेडिंग है, जो अगली चीज हम लोगों को समझना है वो है ग्राम सभा। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं, तो इसकी बात करते हैं। पहली बात, ग्राम सभा का गठन राज्यपाल द्वारा। तो ग्राम सभा का गठन किससे होता है भाई? ग्राम सभा का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए हमारे लिए ये निकल के आई। अब यहां से हमारी क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ग्राम सभा का गठन राज्यपाल द्वारा अधिसूचित क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में उपस्थित लोगों के द्वारा होता है। ये बात समझिए कि किसी एक गांव में, गांव की जो निर्वाचक नामावली है, निर्वाचक नामावली में उपस्थित लोगों के द्वारा ही ग्राम सभा का गठन होता है। इसका मतलब मैं आपसे अगर पूछूं कि कोई एक बच्ची है, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, या कोई बच्चा है कोई भी, मतलब 18 से नीचे, ऐसे समझिए। एक चीज यहां और समझ लीजिए कि इसके सदस्यों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी गांव के 18 साल से कम उम्र के कोई भी बच्चे हैं तो वो ग्राम सभा के सदस्य नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। तो ग्राम सभा का गठन किसी भी राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित कोई क्षेत्र है, अधिसूचित क्षेत्र में जो भी 18 वर्ष के ऊपर जितने भी लोग हैं, 18 वर्ष या उसके ऊपर भी जितने लोग हैं, ये बात याद रखिए, उन्हीं को मिलाकर ग्राम सभा बनेगी। ये बात बेहद महत्वपूर्ण है। फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं, इसको देख लीजिए।
यहाँ पर ये कहने की बात हो रही है कि ग्राम सभा का गठन राज्यपाल द्वारा अधिसूचित क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में उपस्थित लोगों के द्वारा होता है। इसके सदस्यों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ग्राम सभा के सदस्यों की न्यूनतम अर्हता 18 वर्ष होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम 2 सामान्य बैठकें आवश्यक हैं। तो भैया ये भी समझिए कि एक वर्ष में ग्राम सभा की कितनी बैठकें होनी चाहिए। तो याद रखिएगा एक वर्ष में 2 बैठकें कम से कम होनी चाहिए। और पहली बैठक जो है वो खरीफ फसल कटने के बाद और दूसरी बैठक जो है वो रबी फसल कटने के बाद। तो यहां से भी अब देखिए ये सारे पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है पेपर के लिए। ग्राम सभा की जो बैठक है वो याद रखिए कि वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य होनी चाहिए ग्राम सभा की बैठक। जो ग्राम सभा की पहली बैठक है वो खरीफ फसल कटने के बाद पहली बैठक होनी चाहिए और दूसरी रबी फसल कटने के बाद, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे तो आप सब, आशा करता हूं बहुत सारे सबको लगभग पता होगा कि खरीफ की कौन सी फसल है, रबी की कौन सी फसल है, जायद की कौन सी फसल है। हालांकि हम लोग चर्चा करेंगे बाद में डिटेल में। अच्छा देखिए, ग्राम सभा की बैठक के लिए जो आवश्यक गणपूर्ति है, गणपूर्ति को क्या बोलते हैं मेरे भाई? कोरम। आप लोग तो जानते होंगे गणपूर्ति को क्या बोलते हैं? कोरम, ठीक है। जैसे विधानसभा में होता है, लोकसभा में होता है 1/10 होता है, आपको पता होगा, ठीक है। वैसे ही ग्राम सभा की बैठक के लिए जो आवश्यक गणपूर्ति है वो याद रखिएगा 1/5 होती है। इसको जरूर ध्यान रखेंगे। यहां से जितनी चीजें लिखी हैं आप सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सारे पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ग्राम सभा के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आएंगे ग्राम पंचायत। समझने का प्रयास करेंगे ग्राम पंचायत क्या होती है। तो देखिए इसकी बात करते हैं। यथासंभव 1000 की आबादी, मतलब लगभग 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। देखिए ग्राम पंचायत का गठन उसी ग्राम सभा में से ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ग्राम पंचायत में लगभग 7 से लेकर, मतलब न्यूनतम, ये 7 जो है ये मिनिमम है, तो न्यूनतम 7 से लेकर 17 अधिकतम सदस्य तक हो सकते हैं। तो ये ग्राम पंचायत है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आप सबको समझ में आना चाहिए। यहां समझ लीजिए पहले, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है इसलिए समझा रहे हैं। जैसे ये कोई ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा में क्या है कि कोई एक राज्यपाल द्वारा अधिसूचित कोई क्षेत्र है जिसमें निर्वाचक नामावली में जो भी 18 या उससे ऊपर के उम्र के जो भी लोग हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इनसे मिलकर ग्राम सभा बनती है। क्लियर? अब इस ग्राम सभा में से जो भी मिनिमम 21 वर्ष के लोग हैं, याद रखिएगा मिनिमम 21 वर्ष के जो लोग हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। मतलब ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष है, जबकि ग्राम पंचायत की सदस्य की न्यूनतम उम्र क्या है? 21 वर्ष। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब एक ग्राम सभा में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, क्लियर है? जैसे लगभग 1000 की आबादी मान सकते हैं आप। लेकिन एक ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो इसमें 7 से लेकर अधिकतम 17 सदस्य ही हो सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आशा करता हूं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ये हमने परिचय के तौर पर इतनी बातें हमने आज समझी और हमने आज आपको ये भी बताने का प्रयास किया कि अब से लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। जब तक भी लेखपाल का पेपर नहीं हो जाता तब तक लगातार आपको ग्रामीण विकास का लेक्चर आपको लगातार मिलेगा, करंट अफेयर्स का लेक्चर लगातार मिलेगा। प्रयास करूंगा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जीएस में या अन्य सेगमेंट या मैथ या हिंदी, इनके लगातार वीडियो जो आपको मिलते रहे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो चलिए फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।